Hello, everybody. Welcome to Learning Launch. And today we are going to start the next chapter, Unit 2 of Technical Communication. That is, इसमें हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे? कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर करियर बिल्डिंग, CV एंड रिज्यूमे राइटिंग, interview skills, group discussion, effective profiling, communication and networking, building relationships, writing the statement of purpose, SOP जिसको बोलते हैं for admission and higher studies, seminar and conference paper writing, expert technical lecture writing and presenting. So हम इस वीडियो में ये टॉपिक्स कवर करेंगे. तो let's start यूनिट 2. तो सबसे पहले टॉपिक आता है CV एंड रिज्यूमे राइटिंग. बेसिकली सीवी की फुल फॉर्म क्या होती है? ये वर्ड सबने अपनी लाइफ में सुना है. सीवी क्या होता है, रिज्यूमे क्या होता है? अगर हम देखें सीवी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो सीवी की फुल फॉर्म होती है करिकुलम वाइटे. अब करिकुलम और वाइटे बेसिकली दोनों ही डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि जॉब के लिए यूज होते हैं. जब हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें सबसे पहले सीवी या फिर अपना रिज्यूमे दिखाना होता है, जिससे वो क्या होता है, बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है जो आपका बताता है कि उसमें आपकी क्या, मतलब आपके बारे में सब कुछ बताएगा, आपकी इंफॉर्मेशन, वो सब सीवी और रिज्यूमे बताता है. बट लेकिन अब दोनों ही सेम है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है? अगर मैं देखूं, अगर कुछ बात करूं फीचर्स, जैसे लेंथ की अगर बात करूं, तो सीवी होता है 2+ पेजेस, मतलब बेसिकली डिटेल्ड होती है आपकी उसमें इन्फॉर्मेशन, और रिज्यूमे में ब्रीफ इन्फॉर्मेशन होती है. सीवी में डिटेल इन्फॉर्मेशन एंड रिज्यूमे में ब्रीफ इन्फॉर्मेशन. कंटेंट में क्या है? सीवी में फुल एकेडमिक और प्रोफेशनल हिस्ट्री आती है आपकी, और रिज्यूमे में जो जो रेलेवेंट स्किल्स हैं या फिर एक्सपीरियंस आपके पास है वो आता है. पर्पस क्या होता है? सीवी यूज होता है एकेडमिक या फिर रिसर्च या फिर हाई लेवल जॉब्स के लिए, और रिज्यूमे यूज होता है प्राइवेट सेक्टर या फिर कॉर्पोरेट जॉब्स के लिए. कहाँ कहाँ पे कॉमन है? इंडियन कंट्रीज में ये कॉमन है बेसिकली सीवी और रिज्यूमे. ये आपको दोनों के की डिफरेंसेस समझ आए होंगे कि बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या क्या है. तो अब आगे चलते हैं. व्हाट टू इंक्लूड इन अ सीवी. अगर आप सीवी लिखते हैं तो उसमें आपको क्या क्या इंक्लूड करना होता है? पहले आता है फुल नेम, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, प्रोफेशनल टाइटल, समरी, रिसर्च इंटरेस्ट और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड स्पेशलाइजेशंस. आपका नाम क्या है, आपकी कॉन्टैक्ट की इंफॉर्मेशन, कि आप किससे कॉन्टैक्ट कैसे किया जाए, आपकी प्रोफेशनल टाइटल, कि आप किस प्रोफेशन, किस टाइटल के अंडर वर्क करेंगे, समरी और ऑब्जेक्टिव, रिसर्च इंटरेस्ट और आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या क्या है. पब्लिकेशन बेसिकली बोथ एकेडमिक्स पेपर इन जर्नल्स एंड बुक्स, बोथ दोनों की तरीके से होता है. अगर आपके पास लेट्स से टीचिंग और लेक्चरिंग एक्सपीरियंस है, और अगर गेस्ट लेक्चर का भी एक्सपीरियंस है, तो आप वो भी लिख सकते हैं. वर्क एक्सपीरियंस भी लिख सकते हैं. आपने जो जो कॉन्फ्रेंस, सेमिनार या वर्कशॉप्स अटेंड किए हैं उनके बारे में लिख सकते हैं. सर्टिफिकेट्स आपने अगर कोई अचीव किया है, जैसे कि एनपीटीईएल का सर्टिफिकेट, अगर आपने और ऐसे कोई सर्टिफिकेट्स अचीव करे हैं तो आप उनको शो कर सकते हैं. कोई कोई आपको जो जो स्किल्स आती हैं आप वो स्किल्स शो कर सकते हैं. अपनी कल्चरल एक्टिविटीज या फिर आप जो भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते थे आप वो भी उसमें मेंशन कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है कि हमें कौन कौन से पॉइंट्स ध्यान रखने चाहिए जब हम रिज्यूमे लिखते हैं. बेसिकली हमें कौन कौन से पॉइंट्स याद रखने चाहिए. A resume should be clear, concise, and tailored to the job you are applying for. Here are the most important things that you should keep in mind. बेसिकली रिज्यूमे बहुत क्लियरिटी होनी चाहिए रिज्यूमे में, कि आपको आपके बारे में क्या क्या है, आपके पास क्या क्या स्किल है, क्या क्या नहीं है. क्लियर कट टू कट उसमें होनी चाहिए. उसमें अननेसेसरी डिटेल्स नहीं होनी चाहिए. कंसाइज होना चाहिए प्रॉपरली. और आपकी उसमें वो सारे फीचर्स, वो सारी आपकी जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो सब होनी चाहिए उससे रिलेटेड, जिस रिलेटेड से आप उसमें जॉब में अप्लाई कर रहे हो. अब क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए. पहला आता है फॉर्मेट एंड स्ट्रक्चर. जो फॉर्मेट है वो सेम फॉर्मेट आपका ठीक होना चाहिए, आपका स्ट्रक्चर रिज्यूमे में का ठीक होना चाहिए. सबसे पहले कीप इट शॉर्ट. उसको ज्यादा मतलब बड़ा नहीं होना चाहिए, या तो 1 या फिर 2 पेज का, मैक्सिमम 2 पेज का अगर आपके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है तो. नहीं तो मोस्टली रिज्यूमे 1 पेज का होता है. क्लीन लेआउट होना चाहिए. आपका लेआउट साफ सुथरा होना चाहिए एकदम, जो देखने में अच्छा लगे. आपके कंसिस्टेंट फॉन्ट्स यूज करें, सेम फॉन्ट्स रहे, हेडिंग्स रही, स्पेसिंग प्रॉपर रहे उनमें, और फॉन्ट आपने फॉन्ट अच्छे यूज किए हो, साइज अच्छा रहे. एक प्रॉपर हमने लॉजिकल ऑर्डर यूज करा हो, उसमें रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हो. मतलब सबसे रिसेंटली जॉब क्या है, सबसे फर्स्ट एजुकेशन, एजुकेशन सबसे पहले आती है, फिर मोस्ट रिसेंट जॉब आती है.
फिर यूज बुलेट पॉइंट्स, आपको प्रॉपर्ली बुलेट पॉइंट्स यूज करने चाहिए कि मैंने अब ये वाला फीचर किया, अब ये वाली स्टडी की, या फिर अब ये वाली स्टडी करी, जिससे कि इन्फॉर्मेशन आपकी पढ़ने में बहुत ईजी हो जाए, और लॉन्ग पैराग्राफ्स को अवॉइड करना चाहिए बेसिकली। अब रिज्यूमे सेक्शन में बेसिकली क्या आता है, सबसे पहले आता है हेडर। हेडर में आपको क्या क्या लिखना होता है, फुल नेम, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, जैसे आपकी फोन, ईमेल या फिर लिंक्डइन आईडी होती है वो सब। फिर आता है प्रोफेशनल समरी, आपको प्रोफेशनल समरी बतानी होती है, ऑप्शनल होती है, बट लेकिन अगर आपके पास है तो आप 2-3 सेंटेंस में समराइज कर सकते हो कि आपके पास क्या क्या एक्सपीरियंस, क्या क्या स्किल्स या फिर क्या क्या करियर गोल्स है। देन आता है वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपने कोई जॉब की है, किसी कंपनी में जॉब की है या फिर कोई अचीवमेंट है, तो आप वो भी अपने इसमें मेंशन कर सकते हो। एजुकेशन, आपके पास कौन कौन सी डिग्री है, कौन से इंस्टीट्यूट से करी है और कौन से ईयर में करी है। स्किल्स, आपके पास कोई रेलेवेंट स्किल्स हैं या फिर टेक्निकल स्किल्स हैं, कोई भी स्किल्स हैं आपके पास तो आप वो बता सकते हैं। सर्टिफिकेशन एंड अचीवमेंट, सेम, अगर आपने कोई सर्टिफिकेशन की है एनपीटीएल से या फिर कोई भी एडिशनल क्वालिफिकेशन आपने किया है, आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं। फ्रेशर्स के लिए नेसेसरी होता है कि अगर आपने किसी प्रोजेक्ट पे वर्क किया है तो आप अपना वो प्रोजेक्ट का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी आप रिज्यूमे में आपको देना होता है, कि आपने मेंशन करें कि आपने पर्सनल या फिर कोई भी एकेडमिक प्रोजेक्ट पे वर्क किया है, राइट। अब थिंग्स टू अवॉइड, क्या चीजें हैं जो हमें नहीं करनी है, राइट, कौन कौन सी चीजें हैं ऐसी जो हमें नहीं लिखनी है रिज्यूमे में। डोंट यूज फैंसी फॉन्ट्स और कलर, कीप इट प्रोफेशनल एंड रीडेबल, हमें उसमें फैंसी फॉन्ट्स या फिर फैंसी कलर, बहुत ज्यादा चटक भटक कलर यूज नहीं करने हैं, उसको बिल्कुल प्रोफेशनल रखना है और रीडेबल रखना है। नो लाइज और एग्जैजरेशन, कोई भी झूठ नहीं बोलना है और कोई भी बात बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलनी है। जो जो आपकी स्किल्स हैं, जो जो आपके पास एक्सपीरियंस है, उनके साथ आप बिल्कुल ऑनेस्ट रहें। अवॉइड अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन जरूरी ही नहीं है, अननेसेसरी डिटेल्स नहीं होनी चाहिए, जैसे कि आपकी हॉबीज, वहाँ पे जॉब में आपका हॉबीज का जान के कोई कुछ नहीं करेगा। हॉबीज बिल्कुल ऑप्शनल होती है जब तक कि वो जॉब से रिलेवेंट ना हो। और डोंट मेंशन रेफरेंसेस अवेलेबल अपॉन रिक्वेस्ट, इट्स अंडरस्टूड, हमेशा हमें कभी भी ये मेंशन नहीं करना है कि रेफरेंसेस जो अवेलेबल है वो रिक्वेस्ट के बेसिस पे अवेलेबल है, नहीं। फिर आता है फाइनल चेक, अब लास्ट में आप रिज्यूमे में लिख लिया आपने कंप्लीटली, अब आप उसको चेक करते वक्त क्या देखेंगे, वो प्रूफ रीड होना चाहिए, उसमें कोई स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, उसको पीडीएफ के फॉर्मेट में सेव करना होना चाहिए, हमने उसमें अलाइनमेंट और रीडेबिलिटी चेक करना होना चाहिए, हमें मतलब देखने में वो साफ और सुथरा लगे, मतलब सुंदर लगे और देखने में बहुत क्लासी लगे। यूज अ प्रोफेशनल ईमेल, एक प्रोफेशनल ईमेल यूज करनी चाहिए, कैजुअल ईमेल, जैसे कि अगर एक कैजुअल ईमेल है कूल गाय 123@gmail.com, तो ऐसी ईमेल्स, ऐसी जितनी भी ऐसी कैजुअल ईमेल्स होती है इनको अवॉइड करना चाहिए, आपकी प्रोफेशनल ईमेल्स को यूज करना चाहिए। नेक्स्ट, मैंने आपको एक सैंपल रिज्यूमे दिया है, इसमें आपका नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ऑब्जेक्टिव, कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपने ये क्यों लिखा है, रिज्यूमे आपने किस लिए बनाया है। टू प्रूव माई सेल्फ एज एन एसेट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई एम एसोसिएटेड विद ऑन द बेसिस ऑफ माई हार्ड वर्क, पोटेंशियल एंड लॉयल्टी, ये आपने ऑब्जेक्टिव दिया कि आपने ये क्यों लिखा है। यहाँ आपकी फोटो होनी चाहिए एक। अब आपकी आती है अकेडमिक क्वालिफिकेशन, रिज्यूमे में आपको अकेडमिक क्वालिफिकेशन मेंशन करनी है। आप एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आपने जो जो क्वालिफिकेशन किए हैं वो आप कोर्स, ईयर, यूनिवर्सिटी, कौन से सब्जेक्ट्स थे आपके पास और कितने आपने मार्क्स ऑब्टेन किए। सबसे हायर जो आपकी एजुकेशन है वो सबसे ऊपर लिखते हैं, बीटेक, आपने कौन से ईयर में पास आउट करी, कौन से यूनिवर्सिटी से करी, कौन से आपके पास सब्जेक्ट्स है और कितने आपके मार्क्स है। देन आपने इंटरमीडिएट करी एंड देन हाई स्कूल। फिर आता है ट्रेनिंग ऑप्शंस, हैड अंडरगॉन 1 मंथ ट्रेनिंग विद एचसीएल टेक्नोलॉजीज नोएडा, आपने जो जो ट्रेनिंग्स करी हैं अभी तक वो आपको सारी ट्रेनिंग मेंशन करनी है। देन एक्सपीरियंस, आपके पास क्या एक्सपीरियंस है, अगर आप एज अ फ्रेशर अप्लाई कर रहे हो तो राइट अप्लाइंग एज अ फ्रेशर, ओके। अब फिर उसके बाद आते हैं की स्किल्स, कि आपके पास स्किल्स क्या क्या हैं, कि अगर आपको कोई एज अ फ्रेशर रख रहा है अपनी कंपनी में तो वो आपकी कौन सी स्किल्स को देखे। कॉम्पिटिसी इन जावा एंड C++, कॉम्पिटेंसी हो गई आपकी। अब आपकी स्ट्रेंथ्स क्या क्या है, आई एम हार्ड वर्किंग, आई एंजॉय वर्क ऑन सम न्यू प्रोजेक्ट्स, आई नेवर चीट पीपल, आई एम पंचुअल, अपनी की जो भी स्ट्रेंथ्स है आप वो अपनी स्ट्रेंथ लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। वीकनेस, सेम आपकी जो जो वीकनेस है आप अपने अपने अकॉर्डिंग वीकनेस लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे लिख दिया आई एम होम सिक, आई एम एग्रेसिव, आई एम इमोशनल, आप ऐसे कोई भी अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस लिख सकते हो। देन आती है आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन बतानी है,
नेम, फादर्स नेम, मदर नेम, कौन कौन सी लैंग्वेजेस आपको पता है, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, नेशनलिटी क्या है, आपका रिलीजन क्या है, मैरिजल स्टेटस सिंगल है या फिर मैरिड है, अनमैरिड है, हॉबीज क्या क्या है आपकी, वो बता सकते हैं। देन आता है डिक्लेरेशन। एक डिक्लेरेशन में क्या होता है कि आप डिक्लेयर करते हो कन्फर्मली कि जो भी आपने डिटेल्स दी हैं वो ट्रू है और आपने कुछ भी नहीं छुपाया है, राइट। फिर आप प्लेस बताओगे, कौन से प्लेस से आपने लिखा है, एंड देन डेट, कि आपकी डेट क्या है। मैंने आज की डेट डाली है, मैंने कल की डेट डाली है, आप कोई भी डेट, मतलब जिस टाइम आपने रिज्यूमे बनाया है उस टाइम की डेट डालेंगे। देन आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या है, अब जैसे कि आपने किसी भी जॉब के लिए अप्लाई किया, अपना रिज्यूमे दिया वहां पे, आपका जो रिज्यूमे है वो हो गया सेलेक्ट। अब उसके बाद क्या करना है, नाउ यू नीड टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू। अब आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, क्योंकि अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने में फेल हो गए तो बेसिकली आप फेल होने की ही तैयारी कर रहे थे, क्योंकि जो सबसे ज्यादा बेस्ट इंप्रेशन होता है वो कहाँ पड़ता है, इंटरव्यू में। इंटरव्यू में जिसका बेस्ट इंप्रेशन होगा उसी को ही जॉब मिलेगी। no matter what for your, yes obviously your resume matters, but लेकिन आपका impression भी मैटर करता है at the time of interview। फिर आता है प्रिपेयर फॉर योर इंटरव्यू। अब आपको अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होना है, तो आपको सबसे पहले देखना है कि आपने अपने सीवी या फिर एप्लीकेशन फॉर्म में या फिर रिज्यूमे में आपने क्या लिखा है उसमें, कि आप किस चीज के लिए इंटरेस्टेड हो, या फिर आपको इंटरव्यू कौन कर रहा है जिसके पास सेम स्किल्स और अचीवमेंट्स हैं। तो आपको बिल्कुल सही मैच शो करना होता है। अब you need to check the company website and look at any company literature if there is any, to find out as much as you can know the about the organization। अब आपको बेसिकली क्या करना होता है, उस कंपनी के बारे में रिसर्च करनी होती है, उस कंपनी के बारे में देखना होता है। आप जितना उस कंपनी के बारे में जान पाए, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान पाए, इट इज गुड फॉर यू, कि आपको पता चलेगा कि वहां पे लोग कैसे होते हैं, कैसे वहां पे काम होता है, ये सब। रिमाइंड योरसेल्फ ऑफ व्हाट यू पुट ऑन योर एप्लीकेशन फॉर्म या सीवी। जो भी आपने सीवी पे लिखा है वो अपने आप को याद रखना है कि आपने कुछ भी जो लिखा है वो चीज आप कुछ भी गलत ना बोले, क्योंकि नहीं तो लगता है कि फिर आपने वो चीज झूठ बोली है, आपने वो चीज सच नहीं की है। A valuable tool you need to prepare is a statement about yourself so you can answer the key question which is often asked, why are you applying for this job? So practice talking about yourself by preparing a career statement. Can you list 2 or 3 things you are good at? चलो, अब आपको क्या करना है, सबसे बेसिकली जो एक स्टेटमेंट इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछी जाती है, उसके आंसर को हमेशा रेडी रखना है कि आप ये इस जॉब के लिए अप्लाई क्यों कर रहे हो, आप इस जॉब के लिए अप्लाई ही क्यों कर रहे हो, इसका आंसर आपके पास होना चाहिए। तो आपको खुद एक अपने एक आंसर, करियर स्टेटमेंट, एज अ करियर स्टेटमेंट आपको प्रैक्टिस करना है कि आप अगर किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वही जॉब क्यों। देन क्या आप बता सकते हो कि ऐसी कौन सी 2 से 3 चीजें हैं जिसमें आप अच्छे हो, या फिर आप 2 से 3 स्किल्स बताओ कि आप किसमें आप उस स्किल्स में मास्टर हैं या फिर आपको वो स्किल्स अच्छे से आती हैं। आप उन चीजों को कंबाइन करके एक या 2 सेंटेंस में बता सकते हैं। देन आता है कि मेक श्योर यू नो एग्जैक्टली वेयर द इंटरव्यू इज टेकिंग प्लेस। बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि आपका इंटरव्यू कहाँ पे हो रहा है। हो सकता है जिस बिल्डिंग में आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो उसमें बहुत सारे डोर्स हो, तो आपको सही डोर चूज करने के लिए, सही टाइम पे पहुंचने के लिए आपको सही डोर चूज करना होगा। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग अपना रूट प्लान करना होगा कि कितनी दूर आपको जाने में टाइम लगेगा, कितनी देर आपको लगेगी, फिर आपको कितना प्रॉब्लम होगा वहां पे ट्रांसपोर्ट पार्क करने में, या फिर वेदर की कंडीशंस, सबके अकॉर्डिंग आपको प्लान करना है कि आपको कितनी देर लगेगी। और जो टाइम फिक्स आपको दिया है आपको उसी टाइम पे पहुंचना है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन पे ही आपको लेट नहीं होना है। सो ये आपको ध्यान रखना है। देन डू यू नो हु विल बी इंटरव्यूइंग यू? दिस इज नॉट एसेंशियल बट इट मे गिव यू सम आइडिया अबाउट देयर फोकस। बेसिकली अगर आपको पता होता है कि आपको कौन इंटरव्यू कर रहा है, वैसे ये जरूरी नहीं है कि कौन कर रहा है, पर लेकिन ये आपको एक आइडिया देता है। अगर आपको पता होता है तो, नहीं भी पता होता है तो भी चलता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ इंटरव्यू। अब इंटरव्यू किस किस टाइप्स के होते हैं, वैसे तो इंटरव्यू बहुत सारे टाइप के होते हैं जैसे आपको पता होगा, पर लेकिन कंपनी में कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि कुछ टाइप के आपके एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे, या फिर कुछ करियर पॉइंट्स की वजह से आपके 2 तरह के होते हैं, 1-to-1 इंटरव्यू और पैनल इंटरव्यू। 1-to-1 इंटरव्यू बेसिकली सबसे इजीएस्ट होता है, क्योंकि इसमें थोड़ा
कम आपके ऊपर कम आपके ऊपर प्रेशर रहता है 1-to-1 उसमें। प्रोबेबली इजियर टू बिल्ड रेपर्ट विद द इंटरव्यूअर, जो आपका इंटरव्यूअर है उसमें बेसिकली आपको क्या रहता है कि आपको इजी रहता है कि आप उस इंटरव्यूअर से इजीली बात कर पाए या फिर इजीली कम्युनिकेशन कर पाए। could be one of a series of interviews as different specialists take turn to assess you, likely to be quite specific and focused as the interviewer could be directly involved in your future work. हो सकता है बेसिकली जो आपका इंटरव्यू ले रहा है वही आपके फ्यूचर वर्क में डायरेक्टली आपसे इन्वॉल्व हो, तो ये भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। 1-to-1 में होता है कि एक इंटरव्यूअर है और एक इंटरव्यूअर आपसे इंटरव्यू कर रहा है। पैनल में क्या आ जाता है, प्रोबेबली मोर चैलेंजिंग देन 1-to-1। पैनल में क्या हो जाता है, आपके पास आप इंटरव्यू के लिए अंदर गए, एक पैनल है और पैनल पे बहुत सारे इंटरव्यूई बैठे हैं, वो आपके इंटरव्यूअर हैं, वो बैठे हैं इंटरव्यूअर, बहुत सारे इंटरव्यूई बैठे हैं कि वो आपके इंटरव्यू लेंगे और आप एक इंटरव्यू देने के लिए वहां गए। बेसिकली ये ज्यादा चैलेंजिंग होता है, क्यों? क्योंकि अगर एक ने क्वेश्चन पूछा देन नेक्स्ट तैयार रहता है, नेक्स्ट बिल्कुल इंटरव्यूअर जो है वो नेक्स्ट रेडी रहता है आपसे क्वेश्चन पूछने के लिए। आपने एक क्वेश्चन का आंसर किया, दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन का आंसर किया, तीसरा क्वेश्चन। तो ये पैनल इंटरव्यू है वो थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। नेक्स्ट आता है इंटरव्यू स्किल्स। बेसिकली आपको इंटरव्यू के टाइम में कौन कौन सी स्किल्स चाहिए होती है वो देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन, सबसे पहला क्वेश्चन, अब गिव योर इंट्रोडक्शन। अब अपना इंट्रोडक्शन बताइए। फिर प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू, आपको इंटरव्यू के लिए तैयार होना है। किस किस तरह के इंटरव्यू होते हैं? 1-to-1, अभी बताया 1-to-1 में 2 होता है, पैनल और ग्रुप। असेसमेंट सेंटर, हो सकता है आपको कोई सेंटर पड़े, आपको वहां जाके कोई असेस करे। कॉम्पिटेंसी बेस्ड में हुआ कि आपका कोई किसी के साथ आपको कम्पीट करना है उसके बेसिस पे, या फिर टेलीफोन बेस्ड, आपका फोन पे ही इंटरव्यू हो गया। देन आता है ड्रेस फॉर सक्सेस बिफोर द इंटरव्यू, ड्यूरिंग द इंटरव्यू। ड्यूरिंग द इंटरव्यू में आपको 2 टाइप के कम्युनिकेशन रखने हैं, वर्बल कम्युनिकेशन या फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फिर आते हैं कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चंस एंड आंसर्स। फिर आफ्टर द इंटरव्यू एंड देन चेक योर चेकलिस्ट, कि आपको चेकलिस्ट में आपका इंटरव्यू क्लियर हुआ या फिर नहीं। पैनल में क्या होता है, हम 3 to 6 इंटरव्यूअर्स होते हैं, उनको फेस करना होता है। बेसिकली ये होता है बड़ी लार्जर ऑर्गेनाइजेशन। ग्रुप में क्या होता है कि बहुत सारे एप्लीकेंट्स होते हैं, वो सिमिलरली आंसर दे रहे होते हैं एक ग्रुप का पार्ट बन के, कि आप या तो एक साथ भी दे सकते हैं। मतलब ग्रुप में होते हैं बहुत सारे इंटरव्यूई, वहां इंटरव्यूअर क्वेश्चन करता है और जिसको आंसर पता है वो पहले बोल सकता है। फिर आता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड, बेसिकली इंक्रीजिंगली यूज बाय ऑर्गेनाइजेशन विच लुक एट की स्किल्स एंड क्वालिटीज सच एज कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, और कौन कौन टीम वर्क कर सकता है। बेसिकली कॉम्पिटेंसी बेस्ड वही होता है कि आपके बीच में कंपटीशन कराते हैं, कौन जो ज्यादा अच्छे से वर्क कर सकता है, जिसकी स्किल्स ज्यादा अच्छी है उनको उस चीज में हायर कर लिया जाता है। देन आता है असेसमेंट सेंटर, मल्टीडिसिप्लिनरी मेथड ऑफ असेसिंग एप्लीकेंट, could involve up to 2 days of intensive interviewing, testing and exercises। 2-3 दिन तक देखा जा सकता है कि आप असेसमेंट सेंटर पे जाओ, वहां आप थोड़ा सा आप ट्रायल दो या फिर ऐसे करो, तो वो होता है असेसमेंट सेंटर। देन आते हैं टिपिकल इंटरव्यू क्वेश्चंस। आपके इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं? टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाई हैव यू अप्लाइड फॉर दिस जॉब, व्हाई हैव यू अप्लाइड टू दिस कंपनी, आपने इस कंपनी में अप्लाई क्यों किया है, आपने यही पर्टिकुलर डिग्री क्यों चूज करी, आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस बताएं। क्या आप ऐसे किसी अपनी प्रॉब्लम का एग्जाम्पल दे सकते हैं जो आपने सॉल्व की है? व्हाट डू यू डू इन योर लेजर टाइम, आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं? और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेयर यू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट 5 years, अगले 5 सालों में आप खुद को कहाँ देखते हैं? इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इंटरव्यू में पूछा जाता है। फिर आता है नेक्स्ट, ड्रेस फॉर सक्सेस। अब आपको क्या करना है, ये चीज भी प्रिपेयर रखनी है कि बेसिकली आप क्या वेयर करके जाओगे। हो सकता है आपको कुछ नया पहनने की जरूरत नहीं है, पर लेकिन जो भी आप वेयर कर रहे हो, डिम्योर, थोड़ा क्लीन, थोड़ा नीट लगना चाहिए। आपको स्मार्टली ड्रेस होना है, ऐसे आउटफिट में जिसमें आपको खुद को कंफर्टेबल लगे। आप कोई भी मतलब जो मेन है वो लोग टाई प्रेफर कर सकते हैं थोड़ा फॉर्मल लगने के लिए, और आपको फॉर्मल क्लोथ्स करने हैं, इनफॉर्मल या फिर कैजुअल नहीं रखना है, फॉर्मल ही रखना होता है जब आप वर्किंग के लिए, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, राइट। देन आता है आपका ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन क्या होता है? इट रेफर्स टू अ कम्युनिकेटिव सिचुएशन that allows its participants to
share their views and opinions on a particular topic, generally on a burning topic, with other participants for the purpose of reaching to some goal or fruitful results. बेसिकली ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन एक, आप जैसे नाम से पता चल रहा है, एक ग्रुप है, उसमें बहुत सारे लोग हैं और वो एक साथ डिस्कस कर रहे हैं किसी भी एक टॉपिक को लेकर, या तो कोई अभी कोई रिसेंटली एक पर्टिकुलर टॉपिक है, या फिर किसी को व्यूज हैं, किसी के ओपिनियंस को लेकर वो एक साथ सारे पार्टिसिपेंट्स क्या है, किसी एक गोल पे पहुंचने की तैयारी में है कि हम अगर इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं तो हम एक लास्ट एट द पॉइंट गोल पे पहुंच पाए. इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्टिव थिंकिंग. एक तरीके से रिफ्लेक्टिव थिंकिंग होती है इसमें. अब ये रिफ्लेक्टिव क्यों है? क्योंकि हमारी थिंकिंग डिपेंड करती है कि दूसरा क्या सोच रहा है, दूसरा क्या बोल रहा है, हम उसका सुन रहे हैं, फिर उसके बेसिस पे हम बोल रहे हैं. तो इस ये हम इस पे इसलिए ये क्या है, रिफ्लेक्टिव है. अब ग्रुप डिस्कशन का क्या पर्पस है या फिर क्या ऑब्जेक्टिव है या इसकी जरूरत ही क्यों है? पहला, इट इम्प्रूव्स द स्किल ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है. इट हेल्प इन डिसीजन मेकिंग. हम अच्छे से डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं अपनी. बेस्ट मीडियम टू डेवलप कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस डेवलप करने का बहुत ही अच्छा तरीका है. सारी स्किल्स एक साथ देखी भी जा सकती हैं. क्रिटिकल और एनालिटिकल पावर डेवलप होती हैं, और लॉजिकल रैशनल पावर, ये सारी पावर्स आपकी डेवलप होती हैं. और न्यू आइडियाज जनरेट करने के लिए, जिससे कि आप कोई भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओ. ये है आपके ग्रुप डिस्कशन के पर्पस, या फिर हमें ग्रुप डिस्कशन की जरूरत ही क्या होती है. अब आते हैं डूज ऑफ ग्रुप डिस्कशन. हमें ग्रुप डिस्कशन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं. अंडरस्टैंड द टॉपिक क्लियरली. जो भी जिस भी टॉपिक पे बात हो रही है ध्यान से सुनना है और आपको फुल अच्छे तरीके से उसको अंडरस्टैंड करना है टॉपिक को, बिना कुछ बोलने से पहले. स्टार्ट इफ यू आर कॉन्फिडेंट. और अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है या फिर आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट हो, तो आप उस डिस्कशन को इनिशिएट कर सकते हो, आप पहले स्टार्ट कर सकते हो. इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है. देन आता है स्पीक क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली. आपको क्लियरली बोलना है, और आप जब बोलें तो आपके बोलने में कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए. आपको बेसिकली ऐसा नहीं है कि बहुत आप हेवी वर्ड्स या फिर बहुत टेक्निकल वर्ड्स यूज करोगे तभी आप कॉन्फिडेंट या फिर क्लियर दिखोगे. नहीं, यू शुड यूज सिंपल और प्रिसाइज लैंग्वेज, जिस आप और विद अ स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर वॉइस. एकदम स्ट्रॉन्ग और साफ वॉइस होनी चाहिए. सपोर्ट योर पॉइंट्स विद फैक्ट्स एंड एग्जांपल्स. आपको अपने पॉइंट्स को सपोर्ट करना है. सपोर्ट करने के लिए आपको कोई भी फैक्ट या फिर एग्जांपल के थ्रू आप उसको सपोर्ट कर सकते हो. जैसे कि आप कोई भी रेलेवेंट एग्जांपल आपने दे दिया कि जिससे आपका आर्ग्यूमेंट को, आप अपने आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट कर पा रहे हैं. बी अ गुड लिसनर. अगर आप सुन रहे हो कि बाकी लोग क्या बोल रहे हैं, तो यू नीड टू पे अटेंशन कि दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं और आपको उनका रिस्पॉन्ड कैसे करना है. तो आपको एक अच्छा लिसनर होना बहुत जरूरी है. एंकरेज पार्टिसिपेशन. अगर ग्रुप डिस्कशन हो रहा है तो उसमें आपका पार्टिसिपेशन भी करना बहुत जरूरी है. आपको इन्वॉल्व होना पड़ता है पार्टिसिपेशन. मेंटेन पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज. बॉडी लैंग्वेज आपका अच्छा होना चाहिए. बैठने का तरीका, उठने का तरीका, आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना, हैंड जेस्चर्स को नेचुरली यूज करना. स्टे काम एंड कंपोज. आपको बिल्कुल बिल्कुल कामली आपको हैंडल करनी है जो भी वहां सिचुएशंस है, या फिर आपको इमोशनल नहीं होना है वहां पे. बी रिस्पेक्टफुल. सामने वाले ने जो भी कहा है, हायर ऑफिशियल्स ने, आपको उससे डिसएग्री नहीं करना है. अगर आप डिसएग्री कर रहे हैं अपने व्यू पॉइंट से, तो थोड़ा एक रिस्पेक्टफुल मैनर में, राइट. कंक्लूड इफेक्टिवली. अब आपको जो भी समरी है, जितने भी की पॉइंट्स हैं, उनको एक मीनिंगफुल कंक्लूजन पे पहुंचना है. डोंट्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन. अब किसी भी ग्रुप डिस्कशन में आपको क्या चीजें नहीं करनी है, राइट. डोंट इंटरप्ट अदर्स. दूसरों को बिल्कुल इंटरप्ट नहीं करना है, राइट. जब तक आपकी चांस नहीं आ रही, आप अपनी चांस आने का वेट करें और दूसरे को, किसी और को कट ऑफ करने का थोड़ा सा कम ट्राई करें. डोंट डोमिनेट द डिस्कशन. अब डोमिनेट नहीं करना है किसी भी डिस्कशन को कि आप बहुत ज्यादा बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, और सिर्फ आप ही बोले जा रहे हो, कोई दूसरा अपने थॉट शेयर ही नहीं कर पा रहा है, तो डोमिनेट भी नहीं करना है. डोंट बी एग्रेसिव और रूड. आपको एग्रेसिव और रूड तो बिल्कुल भी नहीं होना है. दूसरे का जो भी ओपिनियन है उसको रिस्पेक्ट करना है. और अगर कोई भी कॉन्वर्जेशन हीटेड आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट होती है तो उसको अवॉइड करना है. बेसिकली आपको एग्रेसिव नहीं होना है. डोंट डेविएट फ्रॉम द टॉपिक. आपको अपने टॉपिक जो भी है उस पर फोकस रहना है और इररिलेवेंट डिस्कशंस को इग्नोर करना है, कि आप जिससे कि अपने ही टॉपिक से भटक ना जाओ, कि आपको बात किसी और बारे में करनी है और आप किसी और बारे में बात कर रहे हो. डोंट स्पीक विदाउट क्लैरिटी. जब तक आपको क्लैरिटी ना हो तब तक आपको बोलना नहीं है. कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स तो बिल्कुल भी नहीं रखनी है.
डोंट यूज एक्सेसिव हैंड मूवमेंट, ज्यादातर बहुत सारे जेस्टर्स हैंड जेस्टर्स यूज भी नहीं करने हैं क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट करने लगते हैं। डोंट लुक डिसइंटरेस्टेड, कभी भी ऐसे नहीं कि आप क्रॉसिंग आर्म्स करके बैठ गए हैं, कहीं और देख रहे हैं, इनएक्टिव हैं, तो आपको ऐसे भी नहीं दिखाना है कि आप वहां पे इंटरेस्टेड नहीं है। डोंट ओवर यूज कॉम्प्लेक्स वर्ड्स और जार्गन, अपनी लैंग्वेज सिंपल रखनी है और अंडरस्टैंडेबल रखनी है। डोंट बी साइलेंट थ्रू आउट, पूरे टाइम साइलेंट नहीं रहना है, आपको आपका पार्टिसिपेशन भी एक्टिवली होना चाहिए। डोंट क्रिटिसाइज अदर्स पर्सनली, दूसरों को क्रिटिसाइज भी नहीं करना है, जैसे कि डिबेट आइडियाज या फिर कुछ भी, ऐसा भी नहीं करना है। देन नेक्स्ट आता है इफेक्टिव प्रोफाइलिंग। अब बेसिकली इफेक्टिव प्रोफाइलिंग क्या होती है? Effective profiling. Profiling is defined as the act or process of extrapolating information about a person based on known traits or tendencies. Basically हम profiling किसको कहते हैं कि profiling हुआ कि अगर आपको किसी भी जॉब में वर्क करना है तो उसमें आपकी बेसिकली आपकी क्या क्या इंफॉर्मेशन आपने लिखी है उसको देख के पहचानना कि जो पर्सन है उसकी क्या क्या ट्रेड्स हो सकते हैं, उसकी क्या क्या टेंडेंसीज है, वो कैसे कैसे काम कर सकते हैं या फिर उसकी क्या क्या गुड ट्रेड्स हैं, उसको कहते हैं प्रोफाइलिंग। अब एम्प्लॉय प्रोफाइलिंग क्या होती है? बेसिकली बहुत सारे कैंडिडेट्स जिन्होंने जॉब के लिए अप्लाई करा है उनके डेटा को कलेक्ट करना, उनको हैंडल करना और उनको लाइक देखना है कि वो कैसे चैलेंजेस को हैंडल करते हैं, कैसे टीम में वर्क करते हैं, अपने इमोशंस कैसे कंट्रोल करते हैं। इससे क्या होता है, कैंडिडेट असेसमेंट के चांसेस प्रोसेस जो है वो इम्प्रूव होता है। अब हमें अपने प्रोफाइल में क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए? पहले आता है एकेडमिक एक्सपोजर, अपनी एकेडमिक स्टडीज बताइए। ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, कितने साल का एक्सपीरियंस है वो बताइए। एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन, आपने जिस एरिया फील्ड में स्पेशलाइजेशन करी है आपको वो बतानी है। सॉफ्ट एंड हार्ड स्किल्स वन हैज। अब सॉफ्ट स्किल्स इज योर लाइक कम्युनिकेशन, कि आप कम्युनिकेशन कितना अच्छा कर पाते हैं, क्या कर पाते हैं। जितने भी आपके अचीवमेंट्स हैं वो सब आपको बताने हैं, अवार्ड्स हो गए, ऑनर्स या फिर आपको कितने भी मिले हैं, मेडल्स हो गए, ये सब आपको बताने हैं। प्रोफेशनल करियर गोल्स वन विशेस टू अचीव। कीवर्ड्स यूज इन द जॉब पोस्टिंग, जो भी जॉब पोस्टिंग के वक्त कीवर्ड्स यूज होते हैं आपको वो कीवर्ड्स भी याद रखने हैं। फिर आता है कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग में क्या है? पहला आता है बिल्डिंग रिलेशनशिप्स। Building relationships can help you expand your business, acquire new clients, and क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज। बेसिकली बिल्डिंग रिलेशनशिप में क्या होता है, अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, किसी से आपका कम्युनिकेशन अच्छा है तो उससे आपके रिलेशनशिप्स बिल्ड होते हैं, आपका बिजनेस एक्सपैंड करने में हेल्प करता है, नए क्लाइंट्स आते हैं और नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं आपके लिए। दूसरों से सीखने के लिए नेटवर्किंग बेसिकली एक प्रोवाइड करता है ऐसी अपॉर्चुनिटी जिससे आप दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखते हैं, दूसरे के चैलेंजेस और सक्सेस से आप सीखते हैं, आपको वैल्यूएबल चीजें मिलती हैं इंडस्ट्री मार्केट या फिर मार्केट से आपको बहुत वैल्यूएबल इंसाइट्स मिलते हैं जिससे कि आप खुद चैलेंज कर पाए या फिर अलग अलग अपॉर्चुनिटी पे वर्क कर पाए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग आर एसेंशियल फॉर बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप। इफेक्टिव कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है जिससे कि आप स्ट्रॉन्ग पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप बना पाए। बेशक या तो वो बिजनेस में हो, एजुकेशन में हो, सोशल सेटिंग या फिर कहीं पे भी, ये वाली सारी जो आपकी प्रॉपर्टीज हैं या फिर ये भी जो भी फीचर्स हैं ये बहुत ज्यादा नेसेसरी है। नेक्स्ट आता है कि बेसिकली कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस ही क्या है रिलेशनशिप्स को बिल्ड करने के लिए। पहला आता है क्रिएटिंग अंडरस्टैंडिंग। गुड कम्युनिकेशन से हेल्दी रिलेशनशिप की फाउंडेशन होती है। तो बेसिकली क्रिएटिंग अंडरस्टैंडिंग, आपको अपनी बीच में दो आपस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखनी है, अपनी क्लैरिटी रखनी है और मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम करनी है। बिल्डिंग ट्रस्ट, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए कि हम ऑनेस्ट हैं, कम्युनिकेशन और ओपन कम्युनिकेशन से या फिर ऑनेस्ट कम्युनिकेशन से आपकी क्या होता है, ट्रस्ट बिल्डअप होता है। एक्सप्रेसिंग आइडियाज इफेक्टिवली, अपने थॉट्स शेयर करने हैं, अपने ओपिनियंस को क्लियरली रखना है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, प्रॉब्लम सॉल्व करना है और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को रिजॉल्व करना है। नेक्स्ट आता है एनहांसिंग कोलैबोरेशन, टीम वर्क को एनकरेज करना है और इफेक्टिवली कोऑर्डिनेट भी करना है। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ नेटवर्किंग इन बिल्डिंग रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स को बिल्डअप करने के लिए कम्युनिकेशन नेटवर्किंग की क्या ही जरूरत है। नेटवर्किंग इज अबाउट कनेक्टिंग विद पीपल, शेयरिंग नॉलेज एंड क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज। बेसिकली नेटवर्किंग क्या होता है, बहुत सारे लोगों से कनेक्ट करना, उनके साथ नॉलेज शेयर करना और अपॉर्चुनिटीज बनाना। अब ये इसकी वजह से होता क्या क्या है नेटवर्किंग की, एक्सपैंडिंग प्रोफेशनल ग्रोथ एक्सपैंड करती है, अलग अलग करियर अपॉर्चुनिटीज आती हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज आती हैं। बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस, आपके कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, आपके रिलेशनशिप्स मेंटेन करने के वर्क आती है।
बूस्टिंग कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करती है, आपकी सोशल स्किल्स को इम्प्रूव करती है। क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज, अलग अलग जॉब्स, अलग अलग बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटीज आती है नई नई। नॉलेज शेयरिंग इज बेसिकली हेल्प इन एक्सचेंजिंग आइडियाज एंड स्टेइंग अपडेटेड। आपको अलग अलग आइडियाज बताती है और अपडेट रखती है अलग अलग ट्रेंड्स। नेक्स्ट आता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जिसको हम एसओपी की फॉर्म से भी रिप्रेजेंट करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या होता है? इट इज अ पर्सनल एसे दैट एप्लीकेंट सबमिट व्हेन अप्लाइंग फॉर हायर स्टडीज। जब कभी भी अगर कोई एप्लीकेंट जो होते हैं या फिर जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो हायर स्टडीज के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनको एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना होता है। यूनिवर्सिटीज में भी लिखना होता है, स्कॉलरशिप्स के लिए या फिर रिसर्च प्रोग्राम्स के लिए लिखना होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। ये क्या बताता है? एक कैंडिडेट का एकेडमिक बैकग्राउंड, करियर गोल्स, मोटिवेशन, अचीवमेंट, ये सब आपको बताता है एक किसमें? स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। और ये रीजन बताता है कि आपने ये स्पेसिफिक प्रोग्राम के लिए स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी ही क्यों चूज करी, ये भी आपको बताना होता है। अब वेल रिटन एसओपी, एक बहुत अच्छी एसओपी लिखी हुई में क्या क्या होना चाहिए? योर पैशन फॉर द फील्ड, आप उस फील्ड को लेके कितने ज्यादा पैशन कितना ज्यादा पैशन है आपका। आपकी एकेडमिक और प्रोफेशनल जर्नी कैसी रही है। आपका फ्यूचर करियर क्या एस्पिरेशंस है, आपने ये यूनिवर्सिटी और ये प्रोग्राम ही क्यों चुना, और आप इस यूनिवर्सिटी के लिए कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये सब आपको बताना होता है। अब है इफेक्टिव, हाउ टू राइट एन इफेक्टिव एसओपी। अब आप किसी इफेक्टिव एसओपी को कैसे लिखोगे कि आपकी जो एसओपी है वो इफेक्टिव होनी चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन, देन एकेडमिक बैकग्राउंड, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस अगर कोई है तो, यही यूनिवर्सिटी और यही क्यों कोर्स चूज किया, आपके इसके करियर गोल्स क्या है, एंड देन योर कंक्लूजन, फिर आता है नीड ऑफ एसओपी, हमें एसओपी की जरूरत ही क्या है। अ वेल रिटन एसओपी शोकेसेस योर पर्टिकुलर स्किल्स, टैलेंट्स, एबिलिटीज एंड एक्सपीरियंसेस, दस इट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। एसओपी की जरूरत ही क्या है? बेसिकली अगर अच्छी तरीके से एक एसओपी लिखी हुई है तो ये आपकी पर्टिकुलर स्किल, आपके टैलेंट, आपकी एबिलिटी को बता पाती है और ये आपको इसी दूसरों से अलग भी करती है। इट ग्रैब्स द अटेंशन ऑफ एडमिशन पैनल एंड यू कैन इजीली क्लेम योर एडमिशन बीटिंग अदर एस्पिरेंट्स। इससे क्या होता है? एडमिशन पैनल का भी अटेंशन ग्रैब कर पाते हैं आप और आप इजीली अपना एडमिशन ले पाते हैं। नेक्स्ट आता है सैंपल ऑफ एसओपी फॉर एडमिशन इन हायर स्टडीज। एक मैंने सैंपल लिखा है ये आपके लिए, आप देख सकते हैं। टू यूनिवर्सिटी डियर एडमिशन पैनल, ये आप रीड कर सकते हैं। ये एक एसओपी लिखने का तरीका है कि आपको हायर स्टडीज में जब भी अप्लाई करना होता है तो आपको किस तरीके से आपको एसओपी लिखना होता है। पहले आपको बताना होता है कि आपका जो किसी भी बारे में, मतलब लाइक आपको स्टार्ट कैसे करना होता है, आप किसी भी लाइन से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर आपके क्या क्या इंटरेस्ट हैं, ये सब, एंड देन ईगरली वेटिंग फॉर योर काइंड रिस्पॉन्स, अपना नाम और अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। फिर आता है सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस पेपर राइटिंग। इसमें क्या आता है? सेमिनार बेसिकली क्या होता है? सेमिनार इज अ फॉर्मल गैदरिंग और मीटिंग वेयर अ टॉपिक इज डिस्कस्ड इन डेप्थ बाय एक्सपर्ट, स्टूडेंट और प्रोफेशनल। सेमिनार में बेसिकली क्या होता है? बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, होते फॉर्मली इकट्ठा होते हैं, मिलते हैं, यहाँ पे एक टॉपिक को उस बहुत डीप में डिस्कस किया जाता है। स्टूडेंट्स भी होते हैं, प्रोफेशनल्स भी होते हैं, एक्सपर्ट्स भी होते हैं। यूजुअली ये इंटरेक्टिव होता है, हम पार्टिसिपेंट्स को अलाउ करते हैं कि आप अपना बोल सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं आइडिया, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, नॉलेज गेन कर सकते हैं। सेमिनार एकेडमिक भी हो सकता है, प्रोफेशनल भी हो सकता है, इंडस्ट्री रिलेटेड भी हो सकता है, उसमें प्रेजेंटेशंस भी हो सकती हैं, डिस्कशंस भी हो सकते हैं, क्यूएनए सेशंस भी हो सकते हैं। अब सेमिनार के बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है वो देख लेते हैं। नॉलेज शेयरिंग, नॉलेज शेयर करता है, इन डीप इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है। स्किल डेवलपमेंट, आपकी स्किल इंक्रीज होती है, एनहांस करती है स्किल, आपकी कम्युनिकेशन एनहांस करती है। क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एनहांस करती है। इंकरेजिंग डिस्कशन, डिस्कशन में इंकरेज करती है, पार्टिसिपेंट्स को अलाउ करती है कि अलग अलग पार्टिसिपेंट्स बोल सकते हैं, एंगेज हो सकते हैं अलग अलग इन्फॉर्मेशन मीनिंगफुल डिस्कशंस में। फिर आती है नेटवर्किंग, नेटवर्किंग करनी जरूरी है एक्सपर्ट से, पीयर से कनेक्टेड होने के लिए, इंडस्ट्री प्रोफेशनल से कनेक्टेड होने के लिए। इम्प्रूव प्रेजेंटेशन स्किल्स, स्किल्स को प्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए स्किल्स होनी चाहिए जिससे कि पार्टिसिपेंट में कॉन्फिडेंस आए पब्लिक स्पीकिंग के लिए। स्टेइंग अपडेटेड, हमेशा अपडेटेड रहना चाहिए, लेटेस्ट रिसर्च या फिर लेटेस्ट आपने कोई भी फैक्ट यूज किए हैं, लेटेस्ट ट्रेंड्स आपके रहने चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग, चैलेंजेस डिस्कस करने के लिए, उनका सॉल्यूशन निकालने के लिए होता है वो थ्रू कोलैबोरेटिव वर्क लर्निंग। देन आता है सेमिनार्स।
Seminars are commonly used in academic settings at universities and college, where they provide students with the opportunity to delve deeper into specific subjects, engage in critical thinking. अब इसमें बेसिकली क्या होता है, सेमिनार्स किस लिए यूज होते हैं कि आपकी जो भी एकेडमिक सेटिंग्स हैं आप उनको यूज कर सकें यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में, जहाँ पे वो क्या प्रोवाइड करते हैं, स्टूडेंट्स को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट में और ज्यादा एंगेज हो सकते हैं, आप क्रिटिकल थिंकिंग कर सकते हैं और आप प्रेजेंटेशन भी लिख सकते हैं, प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, प्रेजेंटेशन उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। अलग अलग ये यूटिलाइज होती है अलग अलग प्रोफेशनल सेटिंग्स में और आगे एजुकेशन को कंटिन्यू करने के लिए, ट्रेनिंग के लिए। Additionally, seminars can be organized for community group, conferences and workshop to facilitate learning and information exchange. Information exchange करने के लिए, सीखने के लिए अलग अलग कम्युनिटी ग्रुप्स में कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप्स करवाई जाती हैं। अब सेमिनार पेपर लिखते कैसे हैं, हमने देख लिया सेमिनार क्या होता है, पर अब सेमिनार पेपर लिखते कैसे हैं। Writing a seminar paper involves conducting research on a specific topic, organizing your thoughts and findings, and presenting them in a structured and coherent manner. अब सेमिनार पेपर कैसे लिखते हैं, बेसिकली सेमिनार पेपर में क्या आता है, जो भी आपने रिसर्च कंडक्ट करी किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पे आप वो लिखते हैं, अपने थॉट्स क्या क्या हैं आपके और आपने क्या क्या ढूंढा है इन्फॉर्मेशन आप वो लिखते हैं और उनको एक स्ट्रक्चर्ड वे में उनको रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखते हैं हम वो देख लेते हैं। सिलेक्ट अ टॉपिक, आगे मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको टॉपिक सिलेक्ट करना है, आपको वो टॉपिक सिलेक्ट करना है जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, जिसमें आप इंटरेस्ट हो आपको और वो सेमिनार के ऑब्जेक्टिव से भी अलाइनमेंट हो उसकी, और आपको उसको ensures it is specific enough to explore in depth but not so narrow that you lack the source of information। हाँ, वो बेशक डेप्थ में होना चाहिए, इन डीप होना चाहिए कि आप उसको एक्सप्लोर कर सकें, बट लेकिन इतना भी ज्यादा नैरो नहीं होना चाहिए कि आप उसको एक्सप्लोर करे जा रहे हैं पर लेकिन उसमें रिसोर्सेज की या फिर इंफॉर्मेशन की ही कमी है। ठीक है। देन आता है रिसर्च, आपको रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना है, जैसे कि बुक्स हो गई, जर्नल्स हो गए, ये इनसे सब डिटेल नोट्स लेने हैं, सारे ट्रैक रखना है। देन आता है क्रिएट एन आउटलाइन, फिर उसके बाद आपको एक आउटलाइन क्रिएट करनी होती है। इसमें क्या करना होता है, आपको सोचना होता है कि आपको सोचना कि आपको देखना होता है कि आपने जिस तरीके से थॉट्स और इन्फॉर्मेशन लिखे हैं वो एक क्लियर आउटलाइन में लिखे हो। दिस विल सर्व एज द बैकबोन ऑफ योर पेपर, आपके पेपर को बैकबोन भी बोला जाता है इसको, और ये आपको क्या करता है, लॉजिकली हेल्प करता है, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स को स्ट्रक्चर करने में हेल्प करता है। फिर आता है राइट एन इंट्रोडक्शन, आपको इंट्रोडक्शन लिखना होता है। स्टार्ट विद अ कंपेलिंग इंट्रोडक्शन दैट प्रोवाइड्स बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ऑन योर टॉपिक एंड आउटलाइन द पर्पस एंड स्कोप ऑफ योर पेपर, इंक्लूड अ क्लियर थीसिस स्टेटमेंट एज वेल। आप बिल्कुल प्लेन स्टेटमेंट भी ले सकते हो और या फिर आप ऐसे इंट्रोडक्शन को कंपाइल करके एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर सकते हो। देन आता है लिटरेचर रिव्यू, रिव्यू एग्जिस्टिंग लिटरेचर रेफरेंस टू योर टॉपिक्स, discuss the key theories, concepts and studies relevant to your research, analyze and synthesize the literature to identify gaps or areas where your research opportunities। आपको लिटरेचर रिव्यू बतानी है कि उसके आपकी जो भी एग्जिस्टिंग लिटरेचर है वो आपके टॉपिक से कैसे रिलेट कर रही है, क्या थियोरीज हैं, क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या स्टडीज आपकी रिसर्च को लेके रेलेवेंट है। कोई ये सबको एनालाइज करना है, सिंथेसाइज करना है लिटरेचर को, और जितने भी बीच में गैप है उनको ठीक करके उनको उस एरिया में रिसर्च में कंट्रीब्यूट करना है। देन आता है मेथोडोलॉजी, अगर आपके सेमिनार पेपर में एम्पिरिकल रिसर्च है तो आपको अपने रिसर्च मेथड्स को एक्सप्लेन करना है, डेटा कलेक्शन बताना है, क्या क्या आपकी टेक्निक्स आपने यूज करी है वो बतानी है, और आपको अपने आपने जो भी रिसर्च कंडक्ट करी है उसके लिए आपको क्लियर और ट्रांसपेरेंट रहना जरूरी है। देन आती है मेन बॉडी, प्रेजेंट योर आर्ग्यूमेंट्स, फाइंडिंग्स एंड एनालिसिस इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर। आपको मेन बॉडी में क्या करना है, अपने आर्ग्यूमेंट्स या फिर जो भी फाइंडिंग्स हैं, जो भी आपने एनालाइज करा है उनको एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से लिखना है, एक क्लियर और कंसाइज लैंग्वेज यूज करनी है। हर पैराग्राफ में एक क्लियर टॉपिक सेंटेंस होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए, हमारे एविडेंस और एग्जांपल्स के तौर पे प्रूफ होने चाहिए। प्रूफ प्रोटेक्ट योर, आपको कि आपको अपने सपोर्ट करें क्लेम्स के लिए आपको प्रॉपर एविडेंसेस होने चाहिए। देन आता है मेन बॉडी के बाद एनालिसिस। एनालिसिस में क्या होता है, एनालाइज योर फाइंडिंग्स इन कंटेक्स्ट ऑफ योर रिसर्च क्वेश्चंस और थीसिस स्टेटमेंट।
Discuss the implication of your findings and how they contribute to the broader understanding of the topic. अब आपको एनालाइज करना है कि जो भी आपने रिसर्च में फाइंडिंग्स लिखी हैं या फिर थीसिस स्टेटमेंट लिखी है उनको देखना है, उनको उनके एप्लीकेशंस को डिस्कस करना है और वो कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं ब्रॉडर ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग के लिए वो देखना है। देन आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन के लिए क्या है, समराइज द मेन पॉइंट्स ऑफ योर पेपर, रीस्टेट योर थीसिस एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ योर रिसर्च, डिस्कस एनी लिमिटेशंस एंड सजेस्ट डायरेक्शंस फॉर फ्यूचर रिसर्च। कंक्लूजन देना है आपको, जो जो आपके सेमिनार पेपर के मेन पॉइंट्स हैं उनको लिखना है, थीसिस को रीस्टेट करना है, दोबारा पढ़ना है, उसकी सिग्निफिकेंस को देखना है, कोई भी लिमिटेशन या फिर सजेस्ट कोई भी आप मेथड सजेस्ट करना चाहते हो, डायरेक्शन सजेस्ट करना चाहते हो आप, तो आप कंक्लूजन में कर सकते हो। नेक्स्ट आता है रेफरेंसेस। रेफरेंसेस में क्या आता है कि आपको एक बिब्लियोग्राफी बनाना है जिसमें कि आप बता सकते हैं कि वो वाली इन्फॉर्मेशन कैसे यूज हुई है। फिर आते हैं प्रूफ रीड एंड एडिट। आपको ग्रामर, आपकी स्पेलिंग, आपकी ग्रामर चेक करनी है, आपकी कोई फॉर्मेट एरर नहीं होने चाहिए, आपकी क्लैरिटी रहनी चाहिए, कोहेरेंस होना चाहिए और लॉजिकली फ्लो भी ठीक होना चाहिए। आपको फॉर्मल और एकेडमिक लैंग्वेज यूज करनी चाहिए। देन आता है पीयर रिव्यू। आपको ऐसा कोई होना चाहिए जो आपके पेपर का जो है वो फीडबैक दे सके, सजेशंस दे सके एंड देन आपको फाइनलाइज करके उसको सबमिट कर देना है। नेक्स्ट आता है कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस क्या होता है? कॉन्फ्रेंस A conference is a meeting of person to discuss and analyze a topic or issue and also to offer the solution of the problem or issue. कॉन्फ्रेंस क्या होता है? बेसिकली कॉन्फ्रेंस होता है कि बहुत सारे लोगों की मीटिंग है जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं किसी टॉपिक के बारे में और उस बारे में सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं उस प्रॉब्लम या फिर उस इशू से रिलेटेड। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट कराने के लिए? टू बी बेनिफिटेड विद द थॉट्स एंड रिच नॉलेज ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक फ्रॉम एमिनेंट स्कॉलर्स हु हैव स्पेशलाइजेशन ऑन द डिलीनिएटेड टॉपिक। बेसिकली ये बेनिफिट्स करती है जिन्होंने अगर कोई टॉपिक्स आपके यूज करे हैं जिसमें आपने जैसे वो डिलीनिएटेड टॉपिक जिसमें आपकी स्पेशलाइजेशन अवेलेबल होती है, उन टॉपिक से आपने अगर एमिनेंट स्कॉलरशिप ली हो तो बात ही अलग है, उसके ऑब्जेक्टिव्स अलग होते हैं। टू एक टेक आउट सम इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन ऑफ अ क्रिटिकल प्रॉब्लम। किसी भी क्रिटिकल प्रॉब्लम के लिए इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना ही क्या है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंडक्टिंग कॉन्फ्रेंस। फिर आता है एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर। एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर बेसिकली क्या होता है ये हम देखेंगे इस पेज पे। A technical lecture is a structured presentation or talk that focuses on scientific research and technological topic. It is designed to educate, inform, or train an audience about a specific technical concept, innovation, or research finding. These literature are commonly used in academic, industry training, seminars, and conferences. बेसिकली क्या होता है? एकेडमिक लेक्चर जो होता है एक प्रेजेंटेशन, स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशन का तरीका है जिससे कि आप अपने साइंटिफिकली या फिर इंजीनियरिंग या फिर कोई भी टेक्नोलॉजिकल टॉपिक्स जो है आप उनको उसमें उन पे फोकस कर सकते हो। ये किस लिए डिजाइन करा जाता है? एजुकेशन के लिए या फिर किसी को इन्फॉर्म करने के लिए, इन चीजों के लिए यूज करा जाता है। इन लेक्चर्स में बेसिकली एकेडमिक और इंडस्ट्री ट्रेनिंग ये सब सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस यूज होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हो गया लेक्चर बाय डीआईजी या एसडीएम ऑन साइबर सिक्योरिटी, अ पॉलिटिशियन स्पीच या फिर लेक्चर बाय इसरो साइंटिस्ट ऑन अपकमिंग टेक्नोलॉजी। अब टाइप क्या है एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर के? एक आता है पार्टिसिपेटरी एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर। इसमें क्या होता है, जब लेक्चर जो एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर डिलीवर होता है वो किसी एक इंटरैक्टिव मोड में होता है। बेसिकली इट इज पार्टिसिपेटरी एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर। हम इसको और किस नाम से बुलाते हैं? पार्टिसिपेटरी एक्सपर्ट। नेक्स्ट आता है नॉन पार्टिसिपेटरी एक्सपर्ट। नॉन पार्टिसिपेटरी एक्सपर्ट में क्या होता है? इस एक टाइप के एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर में जो स्पीकर होता है उसी को अथॉरिटी मान लेते हैं और वो क्या करता है पूरे लेक्चर को मोनोपोलाइज करता है और एक वन मैन शो बनाता है। सिर्फ वही बोलता है एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर में, बाकी सब सुनते हैं। इन सच अ डिलीवरी नो स्टूडेंट इज गिविंग रूम टू एड्रेस वन क्वेरी, राइट। अब आते हैं आपके एडवांटेजेस क्या हैं एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर के, तो एडवांटेजेस देख लेते हैं। पहला एडवांटेज आता है इट हेल्प्स टू एनहांस नॉलेज। आपकी नॉलेज को एनहांस करने के लिए काम आता है। इट हेल्प्स टू ब्रॉडन द क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी, इनोवेशन लाइक स्किल्स। आपकी जो भी क्रिटिकल थिंकिंग है, क्रिएटिविटी है, उसको ब्रॉडन करता है, नई नई स्किल्स को इनोवेट करता है।
द स्टूडेंट्स गेट टू नो अबाउट हाउ इंडस्ट्री फंक्शन, स्टूडेंट्स को पता चलता है कि इंडस्ट्री काम ही कैसे करती है। अब जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं कि जिनको पता ही नहीं है कि इंडस्ट्री काम कैसे करती है, तो वो देखती है। देन आता है एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर ब्रेक्स द मोनोटनी ऑफ रेगुलर क्लासेस एंड हेल्प्स टू गिव देम समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर में क्या होता है, रोज रोज क्लास लेने से अच्छा है कि एक बार एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर हो और उसके बाद उसमें क्या हो, रेगुलर क्लासेस ब्रेक डाउन कर देनी चाहिए और उसमें उन्हीं एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए। इट हेल्प्स टू स्टिमुलेट द थॉट्स ऑफ ऑडियंस, इससे ऑडियंस के थॉट्स में चेंजेस आते हैं। इट इम्पार्ट्स द नॉलेज ऑन टेक्निकल एंड कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक इन एन एसे इजी एंड कॉम्प्रिहेंसिबल वे। एक एक टेक्निकल तरीके से आपकी, या टेक्निकल या किसी भी कॉम्प्लिकेटेड तरीके पे आपकी जो नॉलेज है वो उसको इजी और कॉम्प्रिहेंसिबल बना दिया जाता है। अब क्या क्या आपके स्टेप्स हैं कि आप अपना लेक्चर लिख रहे हैं, राइट कैसे कर रहे हैं वह देखेंगे। हमको दो चीजें देखनी थी, राइटिंग एंड प्रेजेंटिंग। अब हम देखेंगे राइटिंग में क्या करना होता है। उसके लिए पहले आपको सबसे पहले देखना होता है कि आपकी ऑडियंस कौन है, स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, रिसर्चर्स हैं या फिर बिगनर्स हैं। देन देखना होता है कि आप उनका नॉलेज का लेवल कितना है, बेसिक है, इंटरमीडिएट है, और या फिर वो लोग एक्सपर्ट है। फिर आपको देखना होता है कि वो आपसे इस लेक्चर से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। थ्योरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर लेटेस्ट ट्रेंड। एग्जाम्पल के लिए क्या होगा, एआई एंड मशीन लर्निंग पे एक लेक्चर उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर उनके लिए जो प्रोफेशनल से स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर उनके लिए जो कि बहुत एडवांस्ड एप्लीकेशंस पे, राइट। दूसरा आता है स्ट्रक्चर योर टेक्निकल लेक्चर। अ गुड टेक्निकल लेक्चर फॉलोज अ क्लियर एंड लॉजिकल स्ट्रक्चर। अब इसमें आप क्या क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे टाइटल और इंट्रोडक्शन, राइट। फिर लिखेंगे स्टार्ट विद स्ट्रॉन्ग एंड एंगेजिंग ओपनिंग। आपकी ओपनिंग जो होती है वो बहुत ज्यादा एकदम एंगेजिंग होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि सब एकदम देखें, सब सुनते ही देखें। तो इसमें फिर उसके बाद आता है क्लियरली स्टेट द टॉपिक ऑब्जेक्टिव्स एंड रेलेवेंस। आपको टॉपिक को बताना है कि आपका टॉपिक क्या है, क्लियरली बताना है, कोई भी अननेसेसरी डिटेल्स नहीं होनी चाहिए। और खुद को ब्रीफली इंट्रोड्यूस करना है, इस फील्ड में एक्सपर्ट खुद को बोलिए। एग्जाम्पल के लिए हो गया, एआई इज ट्रांसफॉर्मिंग इंडस्ट्रीज फ्रॉम healthcare to finance. Today we will explore how deep learning models are revolutionizing medical diagnostics. ये क्या हो गया आपका एग्जाम्पल। नेक्स्ट आता है मेन कंटेंट। 30 से 40 मिनट का मेन कंटेंट होता है। इसमें आपको क्या करना होता है, कंटेंट को 3 से 4 की सेक्शंस में डिवाइड करना होता है। पहला आता है कंसेप्ट एंड फंडामेंटल, की टर्म्स को डिफाइन करो, थ्योरीज को डिफाइन करना होता है। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस, जिसमें कि आपको बताना होता है कि वो जो टॉपिक आपने लिया है वो यूज कैसे होगा। केस स्टडीज या एग्जाम्पल, आपको कुछ इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल लेके उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होता है। चैलेंजेस एंड फ्यूचर ट्रेंड्स, कुछ लिमिटेशंस होती हैं, किसी भी इनोवेशन की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं, आप उनको डिस्कस कर सकते हैं। एग्जाम्पल ये मैंने आपको दिया हुआ है, जैसे कि ब्लॉकचेन इन साइबर सिक्योरिटी। अब उस सेक्शन में क्या हो सकता है ये मैंने लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन टू ब्लॉकचेन, रोल ऑफ ब्लॉकचेन इन सिक्योरिटी, केस स्टडी, फ्यूचर ऑफ ब्लॉकचेन सिक्योरिटी, विजुअल्स यूज करना। ये सब था इंट्रोडक्शन टू मेन कंटेंट का। फिर आता है प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन में क्या आता है, ए लाइव कोडिंग, टूल डेमोन्स्ट्रेशन और स्टिम्युलेशन इफ रेलेवेंट। अगर रेलेवेंट है तो लाइव कोडिंग हो जाए, और लाइव कोडिंग हो जाए, आप टूल डेमोन्स्ट्रेट कर पाए या फिर सिमुलेट कर पाए। शो अ स्मॉल एक्सपीरियंस और रियल वर्ल्ड डेटा सेट, आपको एक एक्सपीरियंस देता है। इफ लाइव डेमो इज नॉट पॉसिबल, आप प्री रिकॉर्डेड वीडियोस या फिर स्क्रीनशॉट भी यूज कर सकते हैं। फिर आता है कंक्लूजन एंड समरी। 5-10 मिनट लगते हैं कंक्लूजन और समरी करने में के लिए। जितने भी की टेकअवेज है आपके उनको समराइज करिए, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको दोबारा बताइए, उन पे ज्यादा फोर्स कीजिए, नेक्स्ट स्टेप्स को प्रोवाइड कीजिए और आगे फर्दरली रीड करते रहे। एग्जाम्पल ये आपको मैंने गिवन है, आप ये इसमें पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है Q&A सेशन, जो कि 10-15 मिनट का चलता है। इसमें बेसिकली क्या होता है, ऑडियंस को इनवाइट किया जाता है क्वेश्चंस पूछने के लिए। उसके बाद उनका आंसर सिंपल और कंसाइज टर्म्स में होना चाहिए। अगर क्वेश्चन ज्यादा ही एडवांस है तो आप किसी रिसोर्सेज के लिए, रिसोर्सेज आपको कुछ स्टडी कर सकते हैं, आप फर्दर स्टडी के लिए कुछ रिसोर्सेज सजेस्ट भी किए जा सकते हैं। एग्जाम्पल आपको गिवन है, जैसे कि क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, जो कि पहले यूज होती थी, क्वांटम बुक। नेक्स्ट आता है इफेक्टिव प्रेजेंटेशन टेक्निक्स। अब आपको प्रेजेंट कैसे करना है, आपकी जो भी लैंग्वेज है वो बहुत ही ज्यादा क्लियर और सिंपल होनी चाहिए। उसमें कोई भी एक्सेसिव जार्गन यूज नहीं होने चाहिए, मतलब कोई भी हैवी वर्ड्स या फिर कोई भी अनअंडरस्टैंडेबल वर्ड्स नहीं यूज होने चाहिए। फिर आता है एंगेज द ऑडियंस। ऑडियंस को एंगेज करना आना चाहिए कि आप उनसे क्वेश्चंस पूछें, कुछ ह्यूमर जोक्स करें या फिर कुछ
भी करें, पार्टिसिपेशन ज्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट आता है यूज प्रोफेशनल स्लाइड्स। आपको स्लाइड्स क्लीन रखनी होती हैं, विजुअल्स क्लीन रखने होते हैं, और टेक्स्ट हैवी साइड स्लाइड्स होती हैं उनको भी मेंटेन रखना होता है। नेक्स्ट आता है मेंटेन गुड बॉडी लैंग्वेज। आपको जेस्चर्स, आपके आई कॉन्टैक्ट अच्छे से यूज करने होते हैं, हैंड जेस्चर्स अच्छे से यूज करने होते हैं। टाइम मैनेजमेंट, आपको प्लान शेड्यूल पे स्टिक रहना होता है और कोई भी ओवरलोडेड इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी होती है। एग्जाम्पल आपका गिवन है। देन आता है पोस्ट लेक्चर एंगेजमेंट। पोस्ट लेक्चर एंगेजमेंट में क्या होता है, बेसिकली आप लेक्चर नोट्स और रिसोर्सेज को शेयर करते हो, राइट, स्लाइड्स प्रोवाइड करते हो, अलग अलग रिसर्च पेपर्स प्रोवाइड करते हो, अलग अलग रेफरेंसेस प्रोवाइड करते हो। देन आता है एंकरेज फीडबैक। फीडबैक को एंकरेज करता है, सजेशंस देता है कि हम अपने फ्यूचर में लेक्चर्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कि आगे हमें जो हमने अभी गलतियां की वो दोबारा गलतियां ना हो। तो कंडक्ट ऑन लिंक्डइन एंड प्रोफाइल। एग्जाम्पल के लिए क्या होगा, इफ यू वुड like to explore more on this topic, I'll share the slides and a few useful things. Feel free to reach out on LinkedIn for any queries. ये हो गया आपका पोस्ट। कंक्लूजन में क्या आता है, कंक्लूजन में बेसिकली आता है कि एन एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर शुड बी वेल स्ट्रक्चर्ड, एंगेजिंग एंड प्रैक्टिकल। एक एक्सपर्ट का जो भी टेक्निकल लेक्चर होता है वो वेल मेंटेन होना चाहिए, वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, एंगेजिंग भी होना चाहिए कि जो टीचर बोल रहा है वो बच्चे सुन रहे हैं, प्रैक्टिकल भी होना चाहिए कि वो लोग बोल के मैम बोल रही हैं, हम लोग सुन रहे हैं, हम उनका आंसर कर रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन में पार्ट ले रहे हैं। वो हो गया आपका एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर। By focusing on audience needs, clear content visuals and interactive elements, you can effectively share knowledge and make a lasting impact. आप उस इंफॉर्मेशन को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं और उसके बाद एक लास्ट इम्पैक्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ये मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे गए हैं लास्ट ईयर्स में, और इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। इनके आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर की वीडियोस के लिए स्टे ट्यून। थैंक यू।